और मुझे बहुत प्रसन्नता है आज आपको बताते हुए कि आज मेरे साथ एक ऐसे युवा चिंतक और ख़ास तौर से जो आधुनिक दृष्टि और सोच है, हालांकि वो एक महत्वपूर्ण पॉलिटिकल पार्टी से आते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनकी सोच, उनकी दृष्टि, वो कॉलम लिखते हैं अखबार में, एक बड़ी चर्चित किताब है उनकी जिसके वो को ऑथर हैं। और इसके साथ ही वो एक ऐसे विमर्श से भी जुड़ते हैं जिसे आप बेहिचक कह सकते हैं कि वो भारत जैसे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और वो विमर्श है दलित विमर्श। वो उससे जुड़ते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उससे जुड़ने के पीछे उनकी सोच और दृष्टि एक विमर्श की दृष्टि दिखती है, एक अनुसंधानकर्ता की दृष्टि दिखती है। राजनीति से परे होना उनके लिए कठिन हो सकता है, लेकिन आप उनसे जब अभी मुलाकात मैं आपकी कराऊंगा तो आप पाएंगे कि उनके भीतर एक लेखक और एक जिसको आप कहते हैं कि इस समय वो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं एक स्कॉलर पॉलिटिशियन होने की तरफ। तो मुलाकात करिए, मेरे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राष्ट्रीय मंचों पर भारतीय जनता पार्टी का पक्ष प्रखरता से रखने वाले गुरु प्रकाश जी। किस तरह से आप देखते हैं आज, अगर मैं बात करूं राष्ट्रीय फलक पर भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से, तो जातिगत जनगणना एक बड़ा विषय है जो जिसको लेकर बीजेपी दुविधा में नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने जिस तरह से एक घेराबंदी करके आगे बढ़ने की कोशिश की है, उससे ये बात ज़रूर है कि भारतीय जनता पार्टी का ऐसा क्या अकाट्य उत्तर हो जिससे वो अपोनेंट्स को तो समझा ही पाए, लेकिन जनता को बेहतर तरीके से ये बता पाए कि इस पर हमारा ये स्टैंड अगर है तो क्यों है। सबसे पहले तो आपका और आपके दर्शकों का बड़ा आभार। और निश्चित रूप से मध्य प्रदेश से हमारा पुराना परिचय रहा है। मध्य प्रदेश हिंदुस्तान का, भारत का हृदय तो है ही, और चूँकि हम लोगों ने बाल्यकाल से लेकर के यौवन काल यहाँ व्यतीत किया है, तो एक लास्टिंग इम्पैक्ट है यहाँ के कल्चर का, यहाँ की संस्कृति का, यहाँ की बोली का, यहाँ के अलग अलग स्थानों का। और आपने अच्छा परिचय कराया, विद्यार्थी परिषद से हमारी शुरुआत हुई। और आपके प्रश्न पे आते हुए मुझे लगता है कि कास्ट सेंसस या सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय किसी बाइनरी का विषय नहीं हो सकता है। आजकल शरद जी, दुर्भाग्य का विषय ये है कि हर चीज़ को हम बाइनरी के नज़रिए से देखते हैं। हम लोग टेलीविज़न पे जाते हैं और कहा जाता है कि डू यू बिलीव इन कास्ट सेंसस, येस और नो। विल द बीजेपी कंडक्ट कास्ट सेंसस, येस और नो। तो आपने सामाजिक न्याय को भी प्रतिबद्धता से हटा करके एक येस और नो का विषय बना दिया है। ठीक बात। ये मुझे लगता है कि दुर्भाग्य यस। है। जहाँ तक हमारी पार्टी, हमारे संस्कार, हमारे संगठन का विषय है, मैं कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहली बार किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष यदि दलित समाज से बना हो तो वो बंगारू लक्ष्मण जी भारतीय जनता पार्टी में बनते हैं। पहली बार कोई दलित समाज का व्यक्ति लोकसभा का अध्यक्ष बना हो तो वो मीरा कुमार जी नहीं थी। जीएमसी बालियोगी एनडीए 1 के समय में वो लोकसभा के अध्यक्ष बनते हैं। पहली बार देश के इतिहास में संविधान के सर्वोच्च स्थान पे एक आदिवासी की बेटी पहुंचती है तो अब पहुंचती है। कांग्रेस पार्टी के लोग, कांग्रेस पार्टी के हमारे साथी हैं, कहते हैं ओबीसी ओबीसी ओबीसी। कांग्रेस पार्टी ने आज तक जितने भी प्रधानमंत्री बनाए हैं, और मैं दावे के साथ कहता हूँ, तर्कों के साथ कहता हूँ, तथ्यों के साथ कहता हूँ, नेहरू जी ओबीसी थे क्या? इंदिरा जी ओबीसी थी क्या? लाल बहादुर शास्त्री जी ओबीसी थे क्या? पहली बार हमने देखा है शरद जी कि देश के इतिहास में एक ताकतवर प्रधानमंत्री पिछड़े वर्ग से अब आया है। तो राष्ट्रपति की बात हो, पार्टी के अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात हो, लोकसभा अध्यक्ष की बात हो, सदन में प्रतिनिधित्व की बात हो, आज की तारीख में 85 सांसद ओबीसी वर्ग के बीजेपी के साथ हैं। इतने तो कांग्रेस के कुल सांसद नहीं हैं। तो मेरे कहने का आशय ये है कि आप बोलते हैं, और अंग्रेजी में जो फ्रेज है वॉक द टॉक, हम करते हैं, तो वॉकिंग द टॉक हो रहा है। और उसका परिणाम है शरद जी कि 2014 और 2019 में इस हाशिए के वर्ग का वोट, जनादेश और आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुआ है। उन्होंने देखा है, उन्होंने नापा है, तौला है और मूल्यांकन किया है। गुरु प्रकाश जी, आपने बहुत अच्छी बात कही और मैं आपसे बिल्कुल ना इत्तेफाकी नहीं रखता इस मसले पर। लेकिन
इससे भी मैं इनकार नहीं कर पाता हूँ कि बीजेपी ही नहीं, तमाम राजनीतिक दलों की व्यवस्था जब जाति के विमर्श पर ठिठकती है तो वो योग्यता से अधिक जाति पर अटकती है। डॉक्टर अंबेडकर के समय आरक्षण की प्रणाली नहीं थी, उन्होंने एक स्टिफ कंपटीशन को पार किया, जबकि घोर एक उस समय का समय था जहां जातिवाद भी चरम पर था, और वहां उन्होंने अपनी श्रेष्ठता को प्रमाणित किया। विराट कोहली के शॉट के पीछे हम नहीं देखते कि वो पंजाबी हैं, कि ओबीसी हैं, कि किस जाति से आते हैं। इसी तरह हम अपने खिलाड़ियों या एपीजे अब्दुल कलाम के लिए मिसाइल मैन शब्द के पीछे ये नहीं जानते कि वो मुस्लिम हैं या एक बैकड्रॉप से आते हैं। राजनीति में हम कब तक इस विमर्श को ढोते रहेंगे? जो भी लोग यहाँ दलित या आदिवासी रहे हैं, अगर वो शीर्ष पदों तक पहुँचे हैं तो क्या हम ऐसा कह के उनकी योग्यता पर सवाल नहीं उठाते कि उनकी योग्यता, अगर वो राष्ट्रपति हैं तो क्या वो उसके लिए अपेक्षित योग्यता पूरी नहीं करते हैं? अगर वो किसी भी पद पर हैं, मुख्यमंत्री हैं, तमाम बड़े पदों पर हैं, तो क्या उस अपेक्षित योग्यता को पूरा नहीं करते हैं? इस विमर्श से क्या मुक्ति संभव नहीं है? और एक दूसरे को देखकर राजनीतिक दल इस विमर्श को आगे बढ़ाते ही रहेंगे? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से ऐसा भाव एक बड़े तबके में है और ये भाव स्वाभाविक है। इस भाव के प्रति भी कोई बाइनरी नहीं है, हाँ या ना नहीं हो सकता है। लेकिन अच्छा कि आपने अपने विमर्श में डॉक्टर अंबेडकर की भी चर्चा की। उनका एक भाषण मुझे इसी संदर्भ में स्मरण आता है। जब हमारा देश संविधान को अपना रहा था तो उन्होंने बड़ी दूरदर्शिता वाली एक उनकी वाणी है। वो कहते हैं, ऑन 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को, वी एज अ कंट्री, इंडिया इज गोइंग टू एंटर इनटू अ लाइफ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। एक राष्ट्र जीवन के रूप में हम ऐसे समय में प्रवेश करेंगे जो अंतर विरोधों से भरा होगा। वी विल हैव इक्वालिटी इन पॉलिटिक्स, राजनीति में तो समानता होगी विद द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वोट, बट वी विल हैव ग्रॉस इनइक्वालिटी इन आवर सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ। तो क्या सामाजिक और आर्थिक जीवन में आज भी असमानताएं हैं? ये शोध का विषय है। और आज भी शरद जी, हम सबका एक ये मानवता को शर्मसार करने वाली बात है कि राजस्थान में एक 9 वर्ष के दलित समाज के बालक की संस्थागत हत्या हो जाती है जब वो साहस करता है एक कॉमन मटके से पानी पीने का। मध्य प्रदेश की घटना है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, सीधी वाला भी विषय आया था जी। और यहीं पे कुछ वर्ष पहले की घटना है कि एक दलित समाज के युवक जिसकी शादी हो रही थी, वो घोड़ी पे चढ़ के जा रहा था तो उसको हेलमेट पहनना पड़ा कि उसके ऊपर पत्थर ना फेंका जाए। तमिलनाडु के बहुत सारे इंस्टेंस हैं कि अगर आप एक दलित समाज के छात्र ने घड़ी पहनने का प्रयास किया तो आक्रमण किया गया। तो कहीं ना कहीं हमारे समाज में ये कुटित मानसिकता का भी दुष्प्रभाव है और इसको लेकर के तमाम सामाजिक संगठनों ने, सांस्कृतिक संगठनों ने कहा है कि जब तक ये असमानता है तब तक ऐसी व्यवस्थाओं का रहना अनिवार्य है। इसलिए ये विमर्श, स्त्री विमर्श, दलित विमर्श, पिछड़ा विमर्श, ये विमर्श वैक्यूम में पैदा हुआ है क्या, या इसका कोई ठोस अकादमिक आधार है, ये तो शोधार्थी बता पाएंगे। लेकिन एक राजनीति के छात्र के रूप में, एक विधि के छात्र के रूप में, एक समाज के मूक दर्शक के रूप में मुझे लगता है कि ये असमानताएं जब तक हैं, ये गैर बराबरी जब तक है, तब तक ये विमर्श चलेगा। कांग्रेस की या तत्कालीन जो भी लीडरशिप थी नेहरू जी की, उसके बाद की, वो 10 वर्ष असहमति के 10 वर्ष भी रहे। एक समाजवाद की धारा खड़ी हुई, लोहिया जी उसका प्रतिनिधित्व करते थे। जो मुखर्जी साहब की मैं बात करूं, जो कैबिनेट में भी रहे और फिर अलग हुए, और बहुत सारे लोग जो बाद में भारतीय जनता पार्टी और उसके पहले जनसंघ का हिस्सा रहे, उनकी सोच में पहले कांग्रेस का जुड़ाव दिखता है। कांग्रेस की सोच से बहुत सारे लोग निकले। बाद में जब भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ की भी बात हुई, पहले तो बलराज मधोक जी थे, उनकी असहमति है, फिर गोविंदाचार्य जी हैं, ये प्रक्रिया चलती है। फिर ये लोग सोशल रिफॉर्मिस्ट में बदलते हुए चले गए। विनोबा भावे याद आते हैं मुझे अन्ना हजारे तक एक स्फुरण है उनका। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि
ये राजनीतिक दलों का इतना प्रेशर है कि कल क्या मैं उम्मीद करूं कि गुरु प्रकाश जी अपनी तमाम राजनीतिक संबद्धता के बाद भी असहमति के कुछ खनकते हुए स्वर के साथ अपनी एक अलग धारा लेकर एक सोशल रिफॉर्मिस्ट की तरफ भी जा सकते हैं। एक मुझे स्मरण आता है कि एक विद्यार्थी के रूप में हम लोग, और इसको हम एक्रोनिम में कहते हैं, कि हमारे दर्शन का आधार औपनिवेशिक रहा है। हम पहले सैड थे, अब सैड में एस मतलब सिगमंड फ्रॉइड को हम पढ़ते थे, हम एडम स्मिथ को पढ़ते थे और डार्विन को पढ़ते थे जी। अब हमें सैड से, निराश से, अब हमें ग्लैड होने की आवश्यकता है। अब ग्लैड मैं किसको बोलता हूँ? जी से गांधी है, एल से लोहिया है, ए से अंबेडकर है और डी से दीनदयाल है। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। नहीं तो इसमें लोहिया जी का सर्वोदय, दीनदयाल जी का अंत्योदय, बहुत सुंदर, अंबेडकर का अभ्युदय। जी, जी, तो ये औपनिवेशिक मानसिकता से निकल करके एक निष्पक्ष दर्शन कैसे खड़ा करना जो देशज हो, जो हमारी धरती से जिसका उद्गम हुआ हो। तो ये सैड से ग्लैड की चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें कौन सोशल रिफॉर्मर बनता है? और समय समय पे आपने उत्तर दे दिया। मुझे लगता है कि बहुत बहुत अच्छे ढंग से आपने इस जिज्ञासा को और आपकी विनम्रता को भी मैं प्रणाम करता हूँ गुरु प्रकाश जी की बात सही है। मीडिया के इस छोटे से विमर्श में जो 20-22 मिनट या आधे घंटे का होता है, हम हाँ ना में उत्तर चाहते हैं, जो बहुत बहुत निर्मम है कई बार जी। और बहुत सारे प्रश्नों को लेकर वो एक बहुत गलत कॉन्सेप्ट उस तरफ बैठे हुए दर्शकों के मन में क्रिएट करता है। भारतीय जनता पार्टी की शक्ति जैसा आप हमें बता रहे हैं बिल्कुल ठीक है। जब आप बात कर रहे हैं तो आप मुझे भारतीय जनता पार्टी के प्रतीत नहीं होते हैं, क्योंकि आप बात कर रहे हैं बहुत सारी ऐसी जो बिल्कुल एक शाश्वत स्वर का प्रतिनिधित्व करती हैं। ऐसे स्वर हम आगे और बढ़ते हुए देखेंगे भारतीय जनता पार्टी में। आप एक विधिवेत्ता, एक लेखक, एक विचारक के नाते, क्योंकि अक्सर राजनीतिक दलों पर यह आरोप लगते हैं कि वहाँ बोलने की स्वतंत्रता एक सीमा के बाद नहीं होती। नहीं, देखिए निश्चित रूप से, और आज की राजनीति शरद जी बदल रही है। अब परिवर्तन हो रहा है, न्यू मीडिया का दौर है। आपने 20-22 मिनट की मीडिया की बात की, न्यू मीडिया आप मुझसे बेहतर समझते हैं। लेकिन न्यू मीडिया की कुछ कमियां भी है जो क्लिकबेट हो गया है, कि किसी एक क्लिप को आप काट लीजिए। अब तक मेरा सौभाग्य कि मैं उससे वंचित हूँ मैं उससे वंचित रहा हूँ कि वो क्लिकबेट टेक्नोलॉजी और क्लिकबेट सब कुछ हो गया कि आप क्लिक करिए, वो रील आएगा और रील के आधार पे आप अपने ओपिनियंस को बनाएंगे। लेकिन डिसेंट, तो हम लोगों का मानना है कि डिसेंट, और ऐसा स्वर्गीय अरुण जेटली जी का भी कहना था जी कि डिसेंट इज द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी। बहुत अच्छी बात है। लोकतंत्र की नींव जो है वो संवाद पे ही रखी गई है, और संवाद का अर्थ है सकारात्मक हो, विवाद नहीं, संवाद चाहिए। ठीक बात है। इस आधार पे हमारी पार्टी में, हमारे संगठन में एक परंपरा बहुत लंबे समय से चली आ रही है, और हम आश्वस्त हैं कि आज जैसा वातावरण है और आने वाले समय में ये संवाद, परिचर्चा निश्चित रूप से अलग अलग मुद्दों पे, जो कठिन चर्चाएं भी होती हैं, कई बार इंटरनल ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, कई बार एक्सटर्नल ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, और हम प्रयास करते हैं कि एक कंसेंसस हो पाए। आफ्टर ऑल व्हाट इज पॉलिटिक्स? पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ मैनेजिंग क्राइसिस, पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ बिल्डिंग कंसेंसस। तो आप क्राइसिस कैसे मैनेज कर रहे हैं, आप कंसेंसस कैसे बना रहे हैं, ये स्किल है। इट इज़ अ जर्नी, नॉट अ डेस्टिनेशन। सर, आपने बड़ी खूबसूरत बात कही, लेकिन मैं चिंतित होता हूँ, और शायद आप भी होते ही होंगे, कि जब इस देश का एक जिम्मेदार विपक्ष कहता है कि चौकीदार चोर है, और फिर जब एक विपक्ष का गठबंधन बनता है तो सत्ताधारी दल कहता है कि ये इंडिया नहीं घमंडिया है। यहाँ संवाद के बजाय आक्रमण, हमले, और भाषा भी ऐसी होती जा रही है, चोर, घमंडिया, ये दोनों सिरे कई बार चिंतित करते हैं, डराने से अधिक चिंतित करते हैं कि संवाद क्यों ब्रेक हो रहा है। नहीं, देखिए निश्चित रूप से, और चूंकि आपने मेरे परिचय के वक्त भी कहा कि मैं बिहार से हूँ, और लोकतंत्र की जननी वैशाली का वो लिच्छवी गणराज्य मुझे याद आता है जी, जहाँ पे सबसे पहले कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग और डिबेट, मंडन मिश्रा की हम लोग बात कर रहे थे कि जब आदि शंकराचार्य अखिल भारतीय प्रवास पे थे तो संवाद हुआ था। आज वो संवाद का सेतु है कि नहीं, ये निश्चित रूप से
इंटरेस्टिंग और रोचक प्रश्न हो सकता है और एक जिज्ञासा हो सकती है। मेरा मानना है कि बहुत लंबे समय तक शरद जी इस देश में आज़ादी के बाद से लेकर के आज तक, मुझे गार्डियन न्यूज़पेपर जो है ब्रिटेन में छपता है, जी। उस गार्डियन न्यूज़पेपर का 26 मई 2014 का एक संपादकीय याद आ रहा है। उस संपादकीय में गार्डियन के संपादक ने लिखा था, दिस डे विल बी रिमेंबर्ड व्हेन द ब्रिटिशर्स फाइनली लेफ्ट इंडिया। तो वो ये चीज़ें हम में निहित है, ये चीज़ें हमारे अंदर निहित हैं। ये कोई आर्टिफिशियली आएगा कि हमें कोई बाहर से आकर के नेगोशिएशन टेबल पे बिठाएगा, ये हमारे संस्कारों में है। ये कोई 30 साल 40 साल 50 वर्षों के कालांश में कुछ अपभ्रंश आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये हमारे यहाँ सांस्कृतिक है और ये आगे भी रहने वाला है। मुझे लगता है इसको लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित परेशान रहने की, ये मेरी राय है, मैं गलत हो सकता हूँ लेकिन ये मेरी विनम्र राय है। कहीं संकेत कर रहे हैं कि समय के पास इसके समाधान कारक उत्तर हैं। हम सनातन हैं और निश्चित रूप से सनातन के पास सभी उत्तर हैं, सभी जिज्ञासाओं का समाधान उनके पास है। राजनीतिक विमर्श कई बार जनता को एक बड़े भ्रम में डालता है। रेवड़ियां आ जाती हैं, विपक्ष आरोप लगाता है कि जब सत्ता में आई बीजेपी तो 15 लाख हर व्यक्ति के खाते में आएगा। अभी सत्ताधारी दल की तरफ से आरोप आता है कि विपक्ष का एक अहम नेता कहता है आलू से सोना बनेगा। उनकी वैचारिक स्थिति ये है। इस तरह के आरोपों के बीच में जनता ये सोचती है, ख़ासतौर से वो वर्ग जो आपकी तरह या कुछ मेरी तरह पढ़ाई लिखाई के माध्यम से कर्म से अपना भाग्य बदलने की इच्छा रखता है, वो सोचता है हमारे पॉलिटिशियन आईआईटी के बारे में क्यों नहीं बात करते हैं, वो चंद्रयान और इन उपलब्धियों पर क्यों नहीं बात करते हैं, वो क्यों कहते हैं कि ये मिल जाएगा, मुफ्त बिजली हो जाएगी, मुफ्त स्वास्थ्य मिल जाएगा। क्या वो साहस हम अपने राजनेताओं में देखेंगे कि वो सच कहेंगे कि नहीं आपको चीन की तरह अनुशासित बनना है? जो नारायण मूर्ति का आलेख मैंने एक समाचार पत्र में देखा कि जब तक इस देश का नौजवान 12-12 घंटे डिसिप्लिन्ड होकर काम नहीं करेगा, हम चीन जैसे नहीं हो पाएंगे। नहीं देखिए, और ये काफ़ी गहरा प्रश्न है जिससे मैं भी विचार कर रहा हूँ। और राजनीतिक विमर्श की आपने बात की, मैं कहीं ना कहीं आपके पहले प्रश्न पे भी वापस लौटूंगा क्योंकि ये विमर्श का ही हिस्सा है। पहली बार शरद जी मुझे लगता है कि 67 में कर्पूरी ठाकुर जी बिहार के मुख्यमंत्री बने थे जी। और कर्पूरी ठाकुर जी कर्पूरी फॉर्मूला लेकर के आए थे जो जातिगत जनगणना से जुड़ा हुआ है। तो उस समय का राजनीतिक विमर्श क्या था? उस समय का राजनीतिक विमर्श था, कर्पूरी जी नाई समाज से आते थे जिनको बिहार में सामान्यतः ठाकुर भी कहते हैं। ठाकुर भी जी। तो उस समय बिहार में जो राजनीतिक विमर्श एक तबके का था वो ये था, कर्पूरी कर्पूरा छोड़ कुर्सी पकड़ अस्तुरा। आप नाई समाज के, आप ठाकुर समाज के, आप मुख्यमंत्री कुर्सी पे बैठे जरूर हैं लेकिन छोड़िए और अस्तुरा पकड़ के अपना काम करिए। तो ये भी एक सामंतवाद का एक परिचय है, बिल्कुल परिचय। और ये विमर्श फिर 90-95 के दशक में जब लालू यादव जी मुख्यमंत्री बनते हैं तो वो एक बहुत बड़े वर्ग के लिए कह देते हैं भूरा बाल साफ करो। भूरा बाल ये साफ करो समाज संबंधित सूचक है जी। तो ये दुखद है। राजनीतिक विमर्श हमेशा ऐसा हो जो सर्वांगीण हो, जिसमें, अब मैं थोड़ा सरलीकरण करके आपके दर्शकों को बताऊंगा, या जब प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, तो यहाँ कोई जाति के नाम पे भेद नहीं है। अंत्योदय, और अंत्योदय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का हम लोगों ने सैड और ग्लैड की बात की। अंत्योदय शरद जी हैज बीन द ओनली ओरिजिनल इंडियन पॉलिटिकल थॉट। मेरा तो ये मानना है कि 20वीं शताब्दी का अगर कोई भारतीय विचार रहा है, अंत्योदय रहा है। क्योंकि भाई मार्क्सिज्म तो वेस्ट का रहा, कैपिटलिज्म भी वेस्ट का रहा, इंडिविजुअलिज्म भी वेस्ट का रहा, लेकिन अंत्योदय पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति का कल्याण और सबकी बात हम कैसे करें, ये मौलिक प्रश्न है। अब उसमें आप आर्थिक स्थिति देखिएगा, क्षेत्र के आधार पे, जाति के आधार पे, भाषा बोलने के आधार पे, रंग के आधार पे, तो इस आधार पे जो सरकार में है उसका ये राजधर्म है कि वो किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन ना करे। आपको सबकी चिंता करनी। और यहाँ आपके प्रश्न पे मैं वापस लौटता हूँ, वो मध्यम वर्ग हो, वो उच्च वर्ग हो, वो बौद्धिक वर्ग हो, वो गांव में रहने वाला वर्ग हो, हम सबके लिए सर्वांगीण, समावेशी, सर्वस्पर्शी, सर्वव्यापी नीति कैसे निर्माण करें, ये चुनौती है।
सरकारों के सामने, जैसे मैंने कहा, गवर्नेंस और पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ मैनेजिंग क्राइसिस। इन क्राइसिस को मैनेज करना, सबको साथ लेकर के चलना। लेकिन आज एक ऐसा वातावरण बना है, और जब 140 करोड़ लोग एक साथ एक दिशा में बुलंदी से आवाज़ लगाएंगे तो निश्चित रूप से भारत भी उस परम वैभव को प्राप्त करेगा। धर्म और राजनीति का बड़ा गहरा संबंध रहा है, इसी के साथ मैं खत्म करूंगा इस बातचीत को। और धर्म सत्ता राजनीतिक सत्ता की मार्गदर्शक रही है, और राजनीतिक सत्ता को भी मैं मार्गदर्शक ना भी कहूँ तो धर्म सत्ता से मदद की अपेक्षा रखनी चाहिए। ये मैं भी अपने स्टूडेंट काल से ये चीज़ पढ़ता चला आया कि भारत जैसे जटिल, कई जगह जटिल समाज में जाति के कुचक्र को हम कैसे तोड़ें। तो इसमें एक तो रोटी बेटी के संबंध, जब तक हम जुड़ेंगे नहीं आपस में, जिस सनातन परंपरा में कहीं वर्ण व्यवस्था या जाति का उल्लेख नहीं है, ये निहित स्वार्थों के लिए जब इसको खड़ा किया गया और बाद में जो शासक हमारे ऊपर आए उन्होंने इसको पोषित किया क्योंकि इससे उनके हित पूरे होते थे, आज हम इसमें उलझे हुए हैं। क्या आपको लगता है कि धर्म सत्ता राजनीतिक सत्ता को जाना चाहिए धर्म सत्ता के पास? हमारा मानना है शरद जी की धर्म सत्ता है, राज्य सत्ता है, दो और सत्ताएं हैं जी। धर्म सत्ता, राज सत्ता, अर्थ सत्ता और समाज सत्ता। जी बिल्कुल सही कहा। तो ये चार सत्ता है, और जिसमें मेजॉरिटी धर्म सत्ता ही है। 80% से अधिक में धर्म सत्ता को ही देता हूँ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और धर्म सत्ता के कारण ही जो है, जो आस्था है, जिस बुनियाद पे हम टिके हुए हैं, पूरी पृथ्वी टिकी हुई है, जो वसुदेव कुटुंबकम का भी आधार है, वो धर्म सत्ता से ही निकल के आता है, छन के आता है। और हमारी दृष्टि कभी भी, मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपके इस पॉइंट पे, कि हमारी दृष्टि में कभी भी ये डिविजन्स नहीं थे, ये अंतर नहीं था। आज मुझे हंसी भी आती है और चिंता भी होती है जब सनातन पे आक्रमण होता है। और दुर्भाग्य देखिए आप, यही जो नैरेटिव बनाने वाले लोग हैं, जो तमिलनाडु के स्टालिन बयान देते हैं, उनको लोग दूसरा अंबेडकर तक बताने में हिचकते नहीं हैं। मुझे आज बाबा साहेब अंबेडकर होते तो उनको कितनी पीड़ा होती है बात देख करके। जी जी। और यहाँ इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बाबा साहेब अंबेडकर ने रामानुजाचार्य को अपना गुरु माना है। रामानुजाचार्य सनातन धर्म में एक विशेष स्थान रखते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। जी। जब बाबा साहेब अंबेडकर को आप सेलेक्टिवली कोट करते हैं, मैंने तो उनको डिबेट में बोला, मैं आपको खुली चुनौती देता हूँ, सनातन के पृष्ठभूमि या आधारशिला रामायण के रचयिता कौन, किस जाति के आते थे? वाल्मीकि जी के आते। महाभारत के महर्षि वेदव्यास किस जाति से आते थे? आप ही बताइए, जब आप ही कर रहे हैं। ठीक बात है। तीसरा, जो भारत संविधान के रचयिता किस जाति के आते थे? जो तीन प्रमुख पृष्ठभूमि के केंद्र हैं, जो हमारे सनातन के केंद्र हैं, वो महाभारत है, रामायण है, भारत का संविधान है। तीनों को रचने वाले जब वो हाशिए के लोग हैं, तो प्रश्न कहाँ खड़ा होता है? राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास में परमानेंट सदस्य कोई दलित समाज का व्यक्ति रहेगा, वर्तमान में वो कामेश्वर चौपाल। जम्बू द्वीप पे भारत खंड, ये सनातन संस्कृति का दर्शन है। बहुत सुंदर बात, ये समावेशिता हमारा दर्शन है। दर्शन। जी बहुत धन्यवाद, और मैं आपकी लंबी परवाज और उड़ान की शुभकामनाएं आपको प्रेषित करता हूं। तो ये थे गुरु प्रकाश जी। खास मुलाकात में इतना ही, अगली बार एक और खास शख्सियत को लेकर मिलेंगे। जी के TMT, सपनों को जी के देखो। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले 100% हो वहां।